इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी जमातों के लोग आपस में लीडर्स बातें करते हैं और इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होती है उसके ऊपर गौर खौज करते हैं। लाहौर में ऐसी आज एक मुलाकात नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुई। कोई वैसे तो इसको गैर मामूली मानी नहीं, इस मीटिंग को देने चाहिए, लेकिन पीडीएम ने जो 16 माह की हुकूमत की उसका एक नुकसान जो इस वक्त पीएमएलएन, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, वो अपनी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके हैं। जो 16 माह में पाकिस्तान में महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई, उसका बहुत बड़ा बोझ उन जमातों के ऊपर है जो पीडीएम का हिस्सा बनकर हुकूमत कर रही थी। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर थे तो सबसे ज़्यादा बोझ पीएमएलएन के ऊपर है। इमरान खान ने शायद सबसे बड़ी अपने पॉलिटिकल कैरियर की जो मिस्टेक की वो 9 मई किया। 9 मई ना करते तो वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानियाँ लेकर जो उनको अरूज हासिल हुआ था 27 मार्च 2022 के बाद से, उससे पहले वो अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके, इकॉनमी को नहीं संभाल सके। लेकिन पीडीएम ने उसको 4 गुना रफ्तार के साथ उसी इकॉनमी को ऐसा डुबोया है कि अब इंतखाबात से पहले ये सारी जमातें परेशान हैं कि कौन सी हिकमत अमली या कौन सा बयानिया लेकर अवाम के पास जाएँ। इमरान खान इस वक्त गिरफ़्तार हैं, जैसे पिछले इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार थे, इस दफ़ा इमरान खान गिरफ़्तार है। पिछले इंतखाबात में नवाज़ शरीफ की नाअहली हो चुकी थी, इमरान खान की तोशाखाना केस में हो चुकी है, साइफ़र का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मालूम नहीं उसका अंजाम भी क्या होगा। आज उसकी पेशी भी थी और आज पहली दफ़ा जब से साइफ़र का मुकदमा चलना शुरू हुआ है तो आज मीडिया को एक्सेस दी गई। 7 जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर इमरान खान का जो बयान है उससे एक इंडिकेशन मिलती है कि वो इस मामले में जनरल बाजवा को अभी वो ना बख्शने वाले हैं ना भुलाने वाले हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से कहा कि वो साइफ़र के मुकदमे में जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाएंगे और अमेरिकी सफारत खाने के नुमाइंदे को भी बुलाएंगे। अब ये मालूम नहीं है कि उनका ताज़ा तरीन इल्ज़ाम किसके ऊपर होगा। इल्ज़ाम सबसे पहले ये था कि अमेरिकी साजिश हुई है, अमेरिकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। डोनाल्ड लू के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, साजिश अमेरिका से नहीं हुई, साजिश यहाँ से अमेरिका बरामद की गई और ये साजिश जनरल बाजवा ने की है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ़ और लोगों के नाम भी लेते रहे। लेकिन अगर वो जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाते हैं या अमेरिकी सफारत खाने को फ़रीक के तौर पर उस केस के अंदर शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनका वो जो 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में जलसे में उन्होंने ख़त लहराया था, वो इलेक्शन से पहले उसी बयानिए के साथ इंतखाबात में जाना चाहेंगे। क्या इंतखाबात में पीटीआई को फ्री हैंड मिलेगा? बहुत कम इम्कान है। जिस तरीके से उनके लोग पकड़े गए, मुझे नहीं लगता कि उनको फ्री हैंड मिलने वाला है। उनकी पार्टी आज़ादी से इलेक्शन लड़ सकेगी? नहीं लड़ सकेगी, बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही सूरत हाल होगी और उससे ज़्यादा 10 गुना सख्ती होगी जितनी पीएमएलएन में पिछले 2018 के इंतखाबात में पीएमएलएन ने जिसका सामना किया था। एंड रिज़ल्ट क्या होगा? अब नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के ऊपर अगर दोबारा आ जाए, नवाज़ शरीफ को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा घोड़ा करार दिया जाता है। अगर नवाज़ शरीफ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंतखाबात में बरतरी हासिल कर लेते हैं या एक कोलिशन की शक्ल में हुकूमत बना भी लेते हैं तो एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पॉपुलर तो नहीं होगी लेकिन नंबर्स उनके पूरे हो जाएंगे। तो क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नवाज़ शरीफ जब तक पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी तब तक पंजाब के अंदर वो पॉपुलर थे। जितने बाई इलेक्शंस होते थे 27 मार्च 2022 से पहले अगर पंजाब में 13 या 14 इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस हुए, तो उसमें से एक सियालकोट की एमपीए की सीट थी जो पीटीआई जीत पाई। बाकी सब नशिस्तों के ऊपर पीएमएलएन ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद की सूरत हाल देखनी हो तो 25 सीटें हैं। जब पंजाब में अभी पीटीआई की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत कायम थी, उसका नतीजा ये था कि उसकी अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत जो थी वो पीटीआई जीत गई थी। अब क्या होगा? इंतखाबात होंगे वक्त पर तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? 17 लोग, अननोन लोग, वो एक पटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी चले गए कि इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। इंतखाबात का इल्तवा पाकिस्तान के मसाइल में 100 गुना इजाफा तो कर सकता है, उसको हल नहीं कर सकता। अपने शुरा से इन दोनों मसलों का हल पूछेंगे। आज इस इशू के ऊपर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में है सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और आसिफ किरमानी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मौला बख्श चांडियो साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। आप फरमाइए कि क्या जो पीडीएम है वो उन मसाइल का, या वो रहनुमा जो पीडीएम का हिस्सा थे, उन मसाइल का हल दे सकेंगे जो आज पाकिस्तान को दरपेश है? मेरा ख्याल है मैं एकदम तो हाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो तवक़्क़ात थी वो पूरी नहीं हुई। मैं इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं लगाना चाहता, हम सब शरीक थे, हम खामखा किसी पे लगाएं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होगी। क्यों ज़्यादातर? इसलिए कि सरबराह थे, वज़ीर आज़म थे, सारे अख्तियारात उनके पास थे।
वज़रा को जिनको खुद ने चाहा होगा उनको अख्तियारात मिले होंगे, बाकियों को नहीं मिले होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे वज़ीर, मेरे चेयरमैन जो उनकी काबीना में रहे, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे मामूली चीज़ के लिए जो हमारा हक था। सैलाब के मामले में पाकिस्तान हमारी मदद करे, ये हमारा मुतालबा था। मेरे सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बार बार मिन्नतें कहते, शोर बचाते रहे कि जनाब हमें हमारा हक दो, हमारे लोग डूबे हुए हैं, हमारी सुनी नहीं गई। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ का कसूर था ये? वज़ीर आज़म था, बात है वज़ीर आज़म की। 3 बार आए, वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया। तो ये जो महंगाई, बेरोजगारी, ये जो पॉपुलैरिटी नीचे गिरी है, इसका जिम्मेदार आप फिर PMLN को करार देंगे? यकीन जो इज्तिमाई इल्ज़ाम बोझ पड़ेगा उसमें हम भी शेयर करेंगे। हम भागे नहीं, हमने वो इल्ज़ाम देकर अपनी मुसीबतें देकर भागे, हमने इनको छोड़ा नहीं। हमने कहा ये हमारा दस्तूर नहीं, लेकिन ये तो हमारा हक है कि जो हमारे लोगों के मसाइल है वो तो हल करें। अब वज़ीर आज़म है, लेकिन नदीम साहब एक बात बताता हूँ, बखुदा मेरे दिल की बात है, मैं मियाँ साहब का ये कारनामा मानने को तैयार हूँ कि उन्होंने इधर उधर भगदड़ बचने वाले उसको हुजूम को एक सियासी पार्टी बना दिया नून लीग। ये तो ठीक, क्योंकि मुस्लिम लीग कभी सियासी पार्टी रही नहीं। ये किसने बनाया? नवाज शरीफ साहब ने। मैं तो अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत का सवाल पूछा था। नहीं, मैं अपने दिल की जो बात कर रहा था। लेकिन एक बात मेरे दिल में बैठी हुई है, ये इलाकाई सोच की पार्टी है, इसमें दूसरे इलाके के लिए बेहतरी होगी ही नहीं। आपका ख्याल है पंजाब की सोच की पार्टी? यकीनी तौर पे आप देखिए, सिंध में से अब्दुल हकीम बलोच साहब बड़े शाइस्ता इंसान थे, हमारे इन्हीं के थे, वो उन्होंने वजीर भी बनाया, वो भाग के उन्होंने जान बचाई। जनरल अब्दुल कादिर साहब कितने शाइस्ता इंसान थे, कितने बहादुर आदमी। एक बार तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा आप इतनी नाच नाच के हाथ बुलंद करके हिमायत कर रहे हैं मियाँ साहब की। उन्होंने वो तौबा करके भागे, और उन सब की राय है कि छोटे सूबे सिंध बलूचिस्तान के लोगों की नून लीग में कोई जगह नहीं बनती। वलीद इकबाल साहब, इंतखाबात से पहले ये PDM के अंदर भी एक खलफशार है। अब पीपल्स पार्टी की आपने पूरी कहानी सुनी है, वो सारा इल्ज़ाम देते हैं PMLN के ऊपर, शहबाज शरीफ के, जो कुछ भी सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त उन सारों को एक चैलेंज का सामना है। जो उस 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा था, वो लोगों के गमो गुस्से का उसको सामने, दे आर हाईली अनपॉपुलर। आई डोंट नो कि नवाज शरीफ के इलेक्शन कैंपेन के अंदर लोग कितना कबूल करेंगे, क्योंकि PDM का हिस्सा तो नहीं थे, वो तो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन उसी जमात को लीड करना है जिसका वज़ीर आज़म था, छोटा भाई वज़ीर आज़म था। तो क्या बनेगा? मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं वो एक मुहावरा है, आपके शो पे नहीं बोला था, अब यहाँ बोल देता हूँ। जहाँ तक PPP की लीडरशिप अपने आप को डिसएंगेज करने की और डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है PDM की उस हुकूमत से, जो कि 16 माह कायम रही, 2022 के अप्रैल से लेकर अगस्त 2023 तक, वो बिल्कुल एक फ्यूटाइल और नाकाम कोशिश है। क्योंकि PPP सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी PDM गवर्नमेंट की, उनकी सपोर्ट के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती थी PDM गवर्नमेंट। सो यहाँ तक वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं फ्रॉम द PMLN या PDM गवर्नमेंट। तो मैंने कहा था ना, मुहावरा मैंने आपके शो पर तो नहीं बोला, मैं फिर बोलूँगा, वो है राम सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम। तो वो तो बिल्कुल एक ही वो बात है। तो इसलिए वो मलबा जो है ना, वो सारा PMLN पे नहीं डाल सकते, वो PDM का मुश्तरका मलबा है। और उसमें और बहुत सी चीज़ें भी शामिल हैं, सिवाय अलावा इस महंगाई और वो सारी जो बेरोज़गारी और जो मुसीबत का जो वबाल डाला गया उन्होंने अवाम के ऊपर, और जिसके लिए वो बैलेट के ज़रिए इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं। और वो ये है कि वो बराबर के शरीक थे, और ये मैं आपको सोच समझ के बात कर रहा हूँ एज ए लॉयर और एज पाकिस्तान की आइनी और जमहूरी तारीख़ के एक तालिब इल्म के। और वो ये है कि वो जितनी आइन शिकनी भी उस दौरान हुई, आइन की जो मुकर्रर करदा हदूद के अंदर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने थे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी होती रही, जिस तरह असम्बली के ज़रिए करारदादें पास होती रहीं, जिस तरह असम्बली के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जी वो करारदाद पास हो गई है, पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के पंजाब के, हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए जो है वो अफरादी कुव्वत नहीं है, ये सारी चीज़ का ये हिस्सा थे। ये एक मईशत के अलावा पाकिस्तान की जमहूरी और आइनी तारीख़ की जितनी डिससर्विस इन्होंने मिलकर की है, और मैं समझता हूँ आज भी ये अपने लिए इन्होंने गड़ा खोदा है ये। क्योंकि जितना मैं 9 महीने से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये सूबा पंजाब और सूबा KP के जो इलेक्शंस जो हैं, इनके ऊपर जो है आइन की नाफरमानी मुसलसल हो रही है, आज तक हो रही है, कि ये पॉलिटिकल क्लास जो है ये इसका हिस्सा बन रही है, और ये एक दिन इन्हीं के ऊपर आके बूमरैंग करेगा।
क्योंकि जब पॉलिटिकल क्लास जो है अपना आइन से तजावज़ करती है और एक मिसाल कायम करती है, जो कि केपी और पंजाब की असम्बलियों के जो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन के ना होने से और सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने से है, वो मिसाल फिर इस्तेमाल आगे भी होगी और इनके नुकसान के ऊपर भी होगी, ये मैं समझता हूँ। जो आज इन्होंने इनराफ किया, कल इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल।